ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कोई चल ही नहीं रही है, क्योंकि सरकार में मंत्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इस सरकार की नीयत ही नहीं है गरीबी खत्म करने की, इस सरकार की नीयत ही नहीं है रोजगार के अवसर बढ़ाने की, इस सरकार की नीयत ही नहीं है जनता को सशक्त करने की। कहते थे काला धन वापस लाएंगे, तो 3 गुना हो गया। आज बीजेपी कहाँ है और वो अन्ना हजारे कहाँ है? अरे करोगे कैसे विकसित भारत? कोई आपके पास ठोस पॉलिसी है? विकसित भारत होगा कैसे? या केवल शब्द गढ़ दिया विकसित भारत 2047? आज ना देश सुरक्षित है, ना देश में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं, ना लोगों का रोजगार सुरक्षित है, और महंगाई बेइंतहा बढ़ रही है। और डॉलर की कीमत देखो ना 91 के करीब पहुंच गया। देश के अंदर उथल पुथल जोरों पर है और ऐसे में जो एक के बाद एक बयानबाजी हो रही हैं वो भी आपके सामने आ रही हैं। और ऐसे में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पास कांग्रेस से एससी वर्ग के नेता राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे अभी जो चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर? देखा जाए तो एक तरफ एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर में सुसाइड के मामले भी इतने बड़े, और दूसरी तरफ उसको नकारा भी जा रहा है। और जातिगत जनगणना का भी एक इसमें वो आया था, जनगणना को परे रखते हुए इसको आधार बनाया जा रहा है। देखिए, आप ये समझिए कि आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो कानून में भरोसा नहीं करती, और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कोई चल ही नहीं रही है, क्योंकि सरकार में मंत्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। रही बात एसआईआर की, तो वोटर लिस्ट जो है वो रिवीजन होता रहा है, पुनरीक्षण उसका होता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो टारगेटेड प्लान करके किया जाए, एक तरह का एनआरसी है ये टारगेटेड है लोगों की, जो लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हैं, जो बीजेपी को आइडियोलॉजिकली उसको पसंद नहीं करते, उनको वोट नहीं देते, उनकी वोट को काटने की साजिश है। और ऐसी क्या फतह इतना टाइम बाउंड आप चीज़ों को कर रहे हैं कि उसमें 30 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं, और लगातार उनके ऊपर प्रेशर इतना डाला जा रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई वोटर लिस्ट तो रिवीजन पहले से होती है, कभी इस तरह का हंगामा नहीं हुआ, आज ही क्यों? आप एक्चुअली उन पे इतना दबाव बना रहे हो बीएलओज पे कि आप उनको टारगेट दे रहे हैं, इतना करना है काम आपको, और उसमें टारगेट में जो छुपा हुआ टारगेट है वो है पर्टिकुलर कुछ जगह पे आपको ये वोट काटना है। अब कोई ईमानदार है जो संविधान में भरोसा करता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, वो तो अधिकारी है, उसको एक संवैधानिक जिम्मेदारी है और उसको निभाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी का अवैध रूप से वोट काटूं। तो उनके ऊपर कई तरह के प्रेशर्स हैं, वो प्रेशर इतने ज़्यादा हैं कि लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। वरना कभी आपने नहीं सुना होगा कि वोटर रिवीजन में कभी सुसाइड हुए हों, ये फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में हुआ। और दूसरा, ये जो केंद्र में सरकार है, इसका काम केवल विपक्ष को कुचलना और एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एक द्वेष के तहत विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम चीज़ें ये करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए, अगर रिश्वत लेने देने की भी बात हो तो रिश्वत भी वही उसे मिलेगी जो सत्ता में है। देश में ज़्यादातर तो बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी और अनेकों राज्यों में भी। तो अगर रिश्वत ली जा रही है तो बीजेपी ले रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, और केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से, आप मुझे बताएं ना, विपक्ष को छोड़ दीजिए, कुछ दिन आप बताइए जरा, सत्ता पक्ष से कितने % लोगों के खिलाफ ये जांचें चल रही हैं? बताएं मुझे। या जितने भी इशूज़ उनके सामने आते हैं उसमें कोई जवाब तक नहीं आता। आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को पूरी तरीके से लगभग एक तरह से डिफंक्ट कर दिया। अब ये मनरेगा को भी आपने लगभग डिफंक्ट कर दिया। आप सारी 40% जिम्मेदारी आपने स्टेट पे डाल दी, जो पहले लगभग पूरी जिम्मेदारी केंद्र पे थी। दूसरा, जो ग्राम पंचायतों के पावर थी, स्टेट के पास पावर थी, वो भी छीन के आपने सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में ले ली। और इसके साथ साथ अब आपने ये भी आपने तय कर लिया कि काम कितना होगा, काम होने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ें तय करेंगे। तो एक इसका सीधा सा मतलब है कि मनरेगा को नाम केवल बदलने से नहीं, बल्कि उनकी नीयत उसको ख़त्म करने की है। और आप मेरे ये शब्द रिकॉर्ड कीजिएगा, आपको 1-2 साल के अंदर डाटा निकल के आएगा कि जो बजट पहले खर्च हुआ करता था, जितने लोगों को रोज़गार मिला करता था, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और इस सरकार की नीयत ही नहीं है गरीबी ख़त्म करने की, इस सरकार की नीयत ही नहीं है रोज़गार के अवसर बढ़ाने की, इस सरकार की नीयत ही नहीं है जनता को सशक्त करने की। ये एक ऐसी पार्टी है बीजेपी जो एरिस्टोक्रेसी ला रही है, देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके, सारी पावर कैप्चर करके एक पीएमओ के अंडर में कर ली गई है। जो मंत्रालय हुआ करते थे, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हुआ करती थी, उनको ऑलमोस्ट डिफंक्ट कर दिया गया, उनकी कोई पावर नहीं बची अब। तो डेमोक्रेसी को तो बहुत गहरा धक्का लगा है।
और संविधान वास्तव में ही पूरे तरह खतरे में है आज की डेट में। सर एक और सवाल आ रहा है कि एसआईआर के साथ जनगणना एक आधार हो सकता था और उसके अंदर जातिगत जनगणना, क्या बीजेपी डरती हुई नजर आ रही है कि ऐसे निश्चित तौर पर डर रही है, अदरवाइज इतना लंबा टाइम नहीं लेती। जहाँ इसमें वो केवल 1 महीने दे रही है, अरे जाति की जनगणना करवा देते पहले ही, उसके लिए तो आप 3 साल का टारगेट रख दिया। पिछले साल उन्होंने तय किया, मतलब इस साल के शुरू में आपने तय किया कि जाति जनगणना होगी, कराएंगे, कब तक कराएंगे, उसका एक लंबा टाइम रख दिया। भाई उसको लिए इतना लंबा टाइम किसी ने रखा और अभी तक शुरुआत कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। उसका पैरामीटर नहीं दिखा रहे, क्या पैरामीटर होगा आपका जाति जनगणना का। हम कह रहे हैं जो तेलंगाना वाला जो मॉडल है आप उसको ले लीजिए, उसको नहीं लेना चाहते जो कर्नाटका का मॉडल उसको ले लीजिए, उससे पूरा डाटा कलेक्ट होगा। सरकार किसी की भी हो, डाटा तो सबको चाहिए। आप कैसी योजना बनाने चाहते हैं ताकि सभी वर्ग आगे बढ़े, सबके आगे बढ़ने के रास्ते बनाए जाएं, उसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। तो ये एक माध्यम था जाति की जो जनगणना करते, तो उसमें सारा डाटा आ जाता, एजुकेशन का डाटा आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आ जाता है, गरीबी की रेखा से नीचे का डाटा आ जाता, कितने लोग के पास क्या एसेट्स हैं, वो कितना टैक्स दे रहे हैं, वो सारा डाटा आ जाता। क्या पर्देफाश भी होते उससे हैं? क्या पर्देफाश भी होते पर्देफाश क्यों नहीं होते? जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, टैक्स कुछ दे ही नहीं रहे हैं, वो भी सामने आ जाता। लेकिन वो चूंकि मलाई सारी बीजेपी से जुड़े लोग खा रहे हैं, देश का सारा कहते थे काला धन वापस लाएंगे, तो 3 गुना हो गया। आज बीजेपी कहाँ है और वो अन्ना हजारे कहाँ है? जिसने पूरा आंदोलन एक झूठ के बेस पे शुरू रचा था, वो सारा आरएसएस का आंदोलन था। सर जातिगत जनगणना अगर होती है तो कांग्रेस किस प्लान के साथ में आगे बढ़ सकती है? क्या इसको लाभ भी होता हुआ मिलेगा हम? देखिए मेरा सीधा मानना है, इसको आप राजनीतिक फायदे की दृष्टि से ना देखें, किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फ़ायदा होगा इस दृष्टि से ना देखें, बल्कि जाति जनगणना को इस दृष्टि से देखें। इससे हर प्रकार का डाटा सरकार कैप्चर कर सकती है और उसको सार्वजनिक भी कर सकते हैं। सबको पता होना सबकी स्थिति क्या है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारा देश कहाँ खड़ा, अलग अलग जातियाँ कहाँ खड़ी हैं, कितने लोग व्यापार में आ पाए, कितने नौकरी में आ पाए, कितने गरीब रेखा से नीचे हैं, कितने कृषि के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं, हमारा जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं, वो सारा डाटा कैप्चर होता। हमारा एजुकेशनल लेवल किधर जा रहा है, वो सारा कैप्चर होता। तो इस डाटा को आप इस्तेमाल करके भावी देश के लिए योजना बना सकते थे। बात विकसित भारत की कर रहे हैं, अरे करोगे कैसे विकसित भारत? कोई आपके पास ठोस पॉलिसी है विकसित भारत होगा कैसे? या केवल शब्द गढ़ दिया विकसित भारत 2047? अरे भाई ऐसे नहीं होगा। आपको पहली बात तो समझना चाहिए कि संविधान के अंदर विपक्ष की भी भूमिका है, और विपक्ष का मतलब है आपकी कमजोरियों को आपको बताना सरकार को कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आप तो विपक्ष को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। सर 10 घंटे जो चर्चा चली है वंदे मातरम पर, उसको लेकर भी लोग जरा की दिस इज टोटल स्टूपिडनेस। जी वंदे मातरम देश का गीत है, सब लोग उसको बोलते हैं, सम्मान भी करते हैं, उसके लिए संसद पे पूरा दिन लगाने का कोई वजह समझ में नहीं आती है। वो तो हम सभी सम्मान कर रहे हैं और सब लोग जहाँ भी कोई आयोजन होता है वहाँ उसको दोहराते, शुरुआत ही उससे होती है। तो कहीं आपको चर्चा ही करनी थी तो एसआईआर पे कर लेते, चर्चा ही करनी थी तो महंगाई पे कर लेते, बेरोजगारी पे कर लेते, और बहुत सारे देश के ऐसे मुद्दे हैं आप जो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा पे कर लेते। लोग कह रहे हैं पे कर लेते, लोग कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दों से पृथक रखना था, लोगों का एक रूट डाइवर्ट करना जो था। जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं करेगी। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लाएगी। अब देखो मनरेगा एक इतनी अच्छी सोच के साथ बना, अब आप उसका नाम परिवर्तन करके उसको लगभग ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं और वाहवाही भी लूट रहे हैं। मतलब ये दिस इज़ ऑल स्टूपिडनेस, और मुझे लगता है देश को इन्होंने खतरे में डाल दिया है। आज ना देश सुरक्षित है, ना देश में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं, ना लोगों का रोजगार सुरक्षित है, और महंगाई बेइंतहा बढ़ रही है। और अब डॉलर की कीमत देखो ना 91 के करीब पहुंच गया, रुपया इतना ज़्यादा गिर गया। एक इनका भाषण आपने सुना होगा जब मुख्यमंत्री थे, तब कहते थे कि दिल्ली जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अब क्यों नहीं है जिम्मेदार? अब क्या कुछ बदल गया आपका? उसका जो डेफिनेशन चेंज हो गई क्या? अब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते कि अगर रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर रही है तो वो जिम्मेदार हैं, लेना जिम्मेदारी। अगर महंगाई बढ़ रही है लेना जिम्मेदारी। तब तो हर चीज़ पे हमला किया करते थे जब मुख्यमंत्री थे, और अब प्रधानमंत्री हैं, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, अब वो भाग रहे हैं जिम्मेदारी से। ये नहीं चलेगा, अब हम भागने भी नहीं देंगे। मैं बता दूं आपको, बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इनकी सरकार, और संसद में बुरी तरह पिटी है, जवाब नहीं दे पा रही है। ये सब ने देखा, पूरे देश ने देखा है। तो जैसे कि आपने सुना, राजेंद्र पाल गौतम जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें अब देश को भटकाने के लिए की जा रही हैं ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगी, और बीजेपी अगर इन मुद्दों से भागने की भी कोशिश करेगी तो कांग्रेस उसको भागने नहीं देगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।